नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। ये वीडियो आपका लूसेंट के गति चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा वीडियो ये क्लास चालू कर रहे हैं। इसको चलिए हम लोग समझते हैं। लूसेंट को बड़ी बारीकी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से रिवीजन का है। लूसेंट को जिनको अपना रिवीजन करना है वो उसके लिए वीडियो बहुत परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं अभी केंद्रीय बल के बारे में। उससे पहले हमने गति और न्यूटन के लॉ तक अपना बता दिया था। अभी यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अभिकेंद्रीय बल से। अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, इसका कहना है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड, चलिए पहले यहां तक समझ लेते हैं। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, ये जब एक वृत्तीयकार मार्ग चल रहा होता है, ठीक है, गोल 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 गोल, तो ये जो इसका जो केंद्र है, जो इसका जो बल लग रहा है चारों तरफ से, वो केंद्र की ओर ही समायोजित है, केंद्र की ओर ही अग्रसर है। ठीक है, कोई भी पूरा बल केंद्र की ओर ही अग्रसर है, सारा बल आपका केंद्र पर ही लग रहा है। ठीक है, तो समझ के क्या कहने का चाह रहा हूँ। जैसे अगर हम पानी में जो देखते हैं वो आता है बवंडर जैसा कुछ होता है, जो पूरा गोल गोल घूमते 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 पानी में ही ऐसे अंदर तक बनता है, तो ये केंद्र की ओर जा रहा होता है। वो जो घूम रहा है उसका बल जो है, बल कहाँ लग रहा है, उसका केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हो तो कार्यकारी वृत्त का केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। पत्थर से बंधी जो रस्सी होती है वो एक उदाहरण हो गया। इस उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा, ये काम आएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि फलानी चीज पे कौन सी बल लग रही है, उस पे कौन सा बल लग रहा है। ठीक है, जैसे आप उसको कर सकते हैं, पत्थर बंधी रस्सी हो गई, एक ग्रहों की गति जो हो रही है, जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं या कोई एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो उसका बल सूर्य की ओर लग रहा है। ठीक है, सड़क, जब हम लोग सड़क मुड़ता है, कोई भी सड़क हो रहा होता है, सड़क या रेलवे लाइन, तो देखिएगा कि एक साइड में उसका जो वो रोड जो होता है वो इधर इस साइड झुका हुआ होता है। ठीक है, झुका हुआ है तो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके जब गाड़ी चल रही है तो वो तिरछा होकर ही मुड़ेगी, क्योंकि इसका जब मुड़ता है कोई चीज तो उसका बल जो है आपका केंद्र की ओर रहता है। ठीक है, और आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, गति कर रहा है, वो भी गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, ये सब उसका, यह सबसे अच्छा उदाहरण जो है मौत का कुआं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो मौत का कुआं चल रहा होता है, मौत का कुआं होता है, तो उसमें जो गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, वो कौन से बल उस पर अप्लाई हो रहा है, तो उस पर सेंट्रीपिटल बल, मतलब केंद्र की ओर, यानी बल कहाँ लग रहा है, अभी केंद्र की ओर, अपने केंद्र की ओर लग रहा है। अब केंद्रीय में होता क्या कि जो बल होता है वो बाहर की ओर लगता है। ठीक है, ये अभी केंद्रीय और केंद्रीय बलों के ये पहचान है। ठीक है, तो बल जिस साइड में लग रहा है उसके हिसाब से तो मिटा देते हैं, थोड़ा गंदा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब केंद्रीय बल की ओर। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका ये वह बल, ध्यान से, वह बल जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है, जब कोई भी चीज चल रहा है, मान लेते हैं एक रस्सी है, उसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो, ये जो इसका जो वस्तु है, जो बंधी हुई है, चाहे यहाँ ईंटा हो या नट हो या कुछ भी हो, ये मतलब उसको जब आप छोड़िए, इसका एक प्रवृत्ति है कि वो बाहर की ओर भागना चाहता है। जैसे ही छूटेगा वो बाहर की ओर भागेगा, एक गति से भागेगा। ठीक है, बल तो आपका यहाँ लग रहा है, ठीक है, मगर एक बल जो प्रेरित कर रहा है वस्तु को, मास को प्रेरित कर रहा है वो बाहर की ओर जाए। ठीक है, वह बल जिसके कारण किसी भी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति बनाती है, वो आपका अपकेंद्रीय बल हुआ। इसका कई सारे प्रसिद्ध उदाहरण भी है, वो हम लोग देखेंगे। चलिए इसका पढ़ लेते हैं। अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना की जाती है। एक बात और बता दें, ये एक आभासी बल है,
ये एक आभासी बल है, जबकि अब अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो वास्तविक बल है। ठीक है, जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। यह एक छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा बल है, ऐसा ही एक जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, यानी अभिकेंद्रीय बल की में जो बल जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, जबकि अपकेंद्रीय में इसकी दिशा विपरीत होती है, यानी बाहर की ओर भागता है। इसका कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है जो हम लोग देखते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन, अब जब ड्रायर चलता है, आपने जब उसमें देखा होगा वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है उसमें खूब सारा छेद होता है दिया हुआ। ठीक है, जब ये गति से घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है बहुत तेजी से, तो क्या होता है कि इसमें जो जल है, पानी है कपड़ों में फंसा हुआ है जो, वो तेजी से निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया जब ये गोल गोल घूमता है तो। ठीक है, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है, ये भी अभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये इसके कुछ कुछ उदाहरण है जो हम लोग देख लिए। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर जो मोटरसाइकिल चल रही होती है, उस पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है। ठीक है, जबकि इसके प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं के दीवार पर भी बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल के भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मौत का कुआं होता है, उस जब गाड़ियां चलती हैं गोल 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 गोल, ये क्या है कि जब गाड़ी चल रही तो वो एक घर्षण भी चल रहा है। यहाँ पे गाड़ियां घर्षण के स्वरूप वेग पकड़ती हैं। घर्षण जब बल लगता है तो वो घूमता है पहिया, और वो फिर वेग घर्षण की वजह से गाड़ियां घूमना शुरू करती हैं। जब घूमते तो इसके दीवार पे भी एक बल लग रहा होता है, जो इसका मौत का कुआं का जो दीवार होता है वो गाड़ी द्वारा उस पर बल लग रहा होता है। ठीक है, गाड़ी द्वारा भी बल लग रहा है और कुआं का जो दीवार है उसके द्वारा भी बल लग रहा है। तो इसी का सामंजस्य स्पीड के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, चला बल आघूर्ण। बल द्वारा किसी एक पिंड को अक्ष के परितः यानी सराउंडिंग घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल से क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके फ्रीली घूम रहा है, ये है, अब ये घूमता जा रहा है ऐसे ऐसे, ये बल आघूर्ण लग रहा है, क्योंकि ये जो घूर्णन गति हो रही है, जो ये वस्तु है जो घूम रहा है फ्रीली चारों ओर, ये अक्ष के परितः घूम रहा है सराउंडिंग में। ठीक है, यही चीज आपका बल आघूर्ण हुआ। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, मात्रक न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो तीन चीज इसमें याद रखने की चीज है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, और इसका जो वो है बल गुणे आघूर्ण भुजा होता है। आघूर्ण भुजा मतलब ये घूमने वाली भुजा जो है आघूर्ण भुजा, और जो बल लग रहा है किनमें। ठीक है, अब आते हैं मशीन में कि मशीनें क्या होती हैं। सरल मशीन, सिंपल मशीन या साधारण मशीन। ठीक है, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत, स्क्रू, जैक इत्यादि। अब जैसे मान लेते हैं कि ये डंडा है, ठीक है, यहाँ पे एक वो लगा दिए, अब यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, तो जब ये बल लगाएंगे तो ये बड़ा सा, सॉरी सही से बना नहीं, फोटो को फिर से बनाते हैं। जैसे अगर हम एक डंडा है, ये यहाँ एक पत्थर है बड़ा सा, इसको उठाना है, तो ये जब हम बल इस यहाँ पे जो ये आलम्ब है इस पे बल, यहाँ जब हम बल लगाए ये वस्तु उठ गया। कि ये एक सरल मशीन के रूप में काम कर रहा है, यानी कि बल आघूर्ण, यहाँ ये मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से जो भी घूम रहा है यहीं से घूम रहा है, तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, उसको उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक पढ़ते हैं लीवर। उत्तोलक एक सीधी टेढ़ी
दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु पर चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे उत्तोलक कहते हैं। ये देखिए, ये भी एक तरीके से उत्तोलक ही हुआ, लीवर हुआ, सामान उठाने के लिए लग रहा है। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है आलम्ब, एक आलम्ब होता है, आयास होता है, भार होता है। अब इसको समझते हैं, आलम्ब किसे कहते हैं? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलम्ब कहते हैं। आयास, इसको पहले समझ लेते हैं। आयास क्या होता है? इफर्ट मतलब प्रयास जो आयास है। उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, ठीक है। आयास मतलब जो बल लगाया गया वो आयास हुआ। आलम्ब हुआ जिसको मूवमेंट हो रहा है छड़ का या घुमाने के लिए, जिस पे बल लगाया जाता है। एक तो ये बल लगाया गया है जिस चीज पे बल लगाया जाता है उठाने के लिए, ये लोड हो गया, ठीक है। उत्तोलक द्वारा किसी भी वस्तु का बोझ उठाया अथवा रुकावट हटाई जाती है, उसे भार कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। आलम्ब जो हुआ, आलम्ब का मतलब समझ लीजिए जो भी यंत्र या कोई भी ये युक्ति है जिस वजह से घूमना प्रारंभ करती है उस जगह को आलम्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर हम एक क्या बोलते उदाहरण, एक चिमटा ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये चिमटा है, ठीक है। ये जो जगह यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से दोनों जगह का मूवमेंट हो रहा है, ये जुड़ा हुआ, चूंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है दोनों, ये आलम्ब कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग भार बल लगा रहे हैं ये जगह पे, ठीक है, तो ये बल हो गया। और यहाँ से जो वस्तु उठाए ये भार हो गया, यानी कि एक चिमटा का 3 जो रूप हो गया, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। आलम्ब कहाँ पे लग रहा है, बल कहाँ लग रहा है, भार कहाँ हम उठा रहे हैं, ठीक है। अब इसी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का भी उत्तोलक होता है। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको रीड कर लेते हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तृतीय श्रेणी नीचे दिया हुआ। अब प्रथम श्रेणी उत्तोलक इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब, आयास और भार के बीच में स्थित होता है। आलम्ब जो होता है ये मान लेते हैं, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें आलम्ब जो है आयास और भार के बीच में होता है। यानी कि अगर हम इसको ले लें, जैसे अब हाँ कैंची ले लेते हैं हम लोग, कैंची की उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये कैंची है, ठीक है, ठीक है, ये कैंची है। इसमें ये आलम्ब कहाँ लग रहा है? ये आलम्ब है क्योंकि ये मध्य में है, कि ये प्रथम श्रेणी का। बल कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बल लगा रहे हैं। और भार कहाँ यूज हो रहा है? जो कुछ भी काट रहे हैं, आपका इधर काट रहे हैं, कागज काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, जेब काट रहे हैं, ये आपका यहाँ पे भार हो गया, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पे, 3 चीजें। तो ये जो बीच में जो लगा, ये आलम्ब जहां बीच में लगा, बीच में जो भी बल जो भी रहेगा वही श्रेणी को माना जाए। जैसे आलम्ब है, अगर आलम्ब बीच में आ रहा है ये प्रथम श्रेणी है। अगर ये बल बीच में आ रहा है ये आपका द्वितीय श्रेणी हो गया। जैसे आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है, जो जैसे भार आया, सॉरी भार जो आया ये बीच में है, यदि सेकंड हो गया। अगर बल आ रहा है बीच में तो ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अब समझते हैं, जैसे उत्तोलक में आलम्ब बीच में है, आयास और भार के बीच में आलम्ब है। तो इसका उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का उदाहरण को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रथम श्रेणी में क्या है? कैंची। तो इसको आप ध्यान ही रखिएगा कि किस तरीके से जो बीच में आलम्ब है, जो मतलब मशीन जो घुमाने का काम कर रहा है, ठीक है, वो प्रथम श्रेणी हुआ। तो आलम्ब हुआ में जैसे कैंची हो गया, गिलास हो गया, सिंडासी हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई, सी सौ झूला होता है, जो ये झूला होता है यहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। तो अब जिसका जो जैसा वजन होगा उसके हिसाब से भार उठेगा। जो यहाँ कोई मोटा आदमी है तो ये बल लगाया, ये भार बन के उठ गया, ये ऐसे ऐसे करके उठ जाएगा, ठीक है। ये शीशा झूला हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंडपंप हो गया, ये उदाहरण हो गया। तो इसमें याद रखिएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। इसको आप कैंची से याद रखिएगा, कैंची आपको याद रहेगा, कैंची प्रथम श्रेणी का है, ठीक है। इसमें कैंची प्रथम श्रेणी के, इसलिए कैंची हमेशा याद रखिए, कैंची या पिलास। इसमें क्या हो, आलम्ब बीच में है, ठीक है। अब हम लोग द्वितीय श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी में इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है। इसमें कौन है बीच में? आलम्ब, भार
और बल आलम्ब। ठीक है, इसके बीच में यहाँ भार हुआ, इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए के कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं लोग, इसका उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। सरौता क्या होता है? सरौता होता है, यहाँ आलम्ब होता है, ये हुआ, यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये आलम्ब है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका भार है, जो भी चीज काट रहे हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? बल। यहाँ से दबाएंगे जब, तभी तो आलम्ब घूमेगा। यहाँ पे बल, पहले यहाँ बल लगाएंगे तो आलम्ब घूमेगा। आलम्ब घूमने से बीच में भार पर बल प्रयोग होगा और ये बाड़ी है या जो भी है कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। या नींबू निचोड़ने की मशीन में भी आप देखिएगा कि बीच में ही उसको नींबू निचोड़ने वाला देता है। ठीक है, आगे एक बल लगाने का व्यवस्था रहता है। तो याद रखिएगा, एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन या सरौता, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, कुछ काटने के काम, जैसे आम हम लोग फलों का आम लेते हैं हम लोग, जो आम का अचार काटवाते हैं, तो देखिएगा कि बीच में ही ब्लेड लगा हुआ होता है। ठीक है, ये आपका सरौता हो गया। ये आपका एक उदाहरण के तौर पर आप इसको याद रखिए। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है? जिसमें तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आलम्ब और भार के बीच में आयास होता है, इफर्ट। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। जैसे उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ, जो हम लोग का हाथ भी है वो तृतीय श्रेणी में है। अब कैसे तरीके से काम होता है देखिए, जैसे चिमटा है, कुछ उठाना है हमको चिमटे से। ठीक है, यहाँ आलम्ब है, कहाँ बल, कहाँ लग रहा है? बल यहाँ लग रहा है, और भार कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या कर, आलम्ब भार के बीच में आयास होता है। तो हमको आयास कहाँ लग रहा है? बल यहाँ लगा रहे हैं, प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं, बल यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा तीनों श्रेणियों को याद रखिएगा। पहले श्रेणी में कैंची का उदाहरण याद रखिएगा, कैंची के उदाहरण याद रखिएगा तो सारे उदाहरण आपको याद है। दूसरा में सरौता, जिसमें आलम्ब साइड में होता है, बल बीच में लगता है, और बल नहीं, सॉरी, भार बीच में होता है और बल किनारे लगता है। सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने में। तीसरा श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, इसमें भी आलम्ब किनारे होता है, आलम्ब किनारे हो गया, बीच में आपका बल लग रहा है। प्रथम सेकंड में आपका प्रयास जो है, प्रयास जो हो रहा है, बल लगा, वो जो लगाया जा रहा है, प्रयास जो किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, बीच में लग रहा है। इसमें क्या है, बल, इसमें बल बीच में लग रहा है, भार किनारे। तो इसमें जो भार है जिसको काट रहे हैं हम लोग, वो कहाँ? बीच में है, भार कहाँ? बीच में है। ठीक है, बल कहाँ? जबकि तीसरा में बल बीच में लग रहा है। ठीक है, तो तीनों उदाहरण एकदम ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य का हाथ सबसे बड़ा उदाहरण तो मनुष्य का हाथ ही है। मान लेते हैं ये हाथ है इंसान का। ठीक है, 2 3 4 5 उंगलियां हैं। अगर हम लोग कुछ भी पकड़ते करते हैं तो मूवमेंट तो यहाँ हो रहा है, बल कहाँ लग रहा है? यहाँ पे। जब आप कोई भी चीज वजन उठाते हैं या कुछ दबाते हैं तो देखिएगा कि यहाँ की जो मसल्स होती है, ठीक है, बीच के हाथ का, यहाँ पे बहुत वजन लगता है, भार लगता है। ठीक है, ये हो गया। और काम कहाँ से हो रहा है? इस जगह से, हथेली से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? आलम्ब भार और के बीच में आयास होता है, आलम्ब भार के बीच में ये आयास होता है। ठीक है, आयास मतलब बल लगा, भार मतलब बोझा हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह किसी स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र के वस्तु का भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह वस्तु जिस भी स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपर मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब संतुलन के बारे में पढ़ते हैं। संतुलन क्या होता है? संतुलन किसी चीज को स्थायी बैलेंस में बनाए रखना ही संतुलन कहलाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। स्थायी संतुलन क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और
और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं जमीन पे एक टेबल है, ठीक है, हमने इस पे बल लगाया, टेबल पे बल लगा, ये विस्थापित हुआ, ये विस्थापित होकर यहाँ आया, मगर इसका बैलेंस बिगड़ा नहीं और ये धरती पे मतलब टिका रहा, ये स्थायी संतुलन हुआ। उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, ये स्थायी संतुलन हुआ। स्थायी संतुलन के लिए पीछे कुछ शर्तें होती हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। वस्तु का गुरुत्व केंद्र जितना संभव हो सके नीचे हो, पहला। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। जैसे पीसा का मीनार भी आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, ये पीसा का मीनार टेढ़ा है, तो जो गुरुत्व बल है आपका आधार लाइन से गुजरता हुआ जा रहा है। ठीक है, अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको देखते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं और करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में नहीं आ पाता है, उसको अस्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसको उदाहरण के तौर पर हम ले लें, अगर एक पहिया है, ठीक है, खड़ा किया हुआ है, अब हमने इसको विस्थापित किया, ठीक है, अब वो अगर मान लीजिए रोड थोड़ा सा ढलान वाला है या थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ढलान, तो अगर ये पहिया है तो वो जो अगर हम उसको विरामावस्था में खड़ा है, अगर हम इसको हल्का सा धक्का लगाते तो ये पहिया घूमता घूमता एक बैलेंस नहीं बना पाएगा और वो चलता चला जाएगा। ठीक है, ये अस्थायी संतुलन का हुआ। जैसे पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी नहीं गिरता है, सबसे बड़ा कारण है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा इसके आधार से होकर गुजरती है। ठीक है, अस्थायी संतुलन की शर्तें। उदासीन किसको कहते हैं? उदासीन भी हम छोड़िए दिए। उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके उसके गुरुत्व केंद्र से उसे ऊंचाई पर बना रहता है, गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है और छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसे उदासीन संतुलन कहते हैं। तो उदासीन संतुलन कहते हैं। ठीक है, स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए दो शर्तें पूरा करना आवश्यक है। एक विषय बताइए, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना। तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र मान लीजिए धरती पे बना हुआ है, या कार हम लोग देखते हैं तो कार का जो बेस होता है उसको वजन नीचे बनाए रखने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा इसका वजन बनाए ताकि गुरुत्व केंद्र ज्यादा अधिक से अधिक नीचे हो। अब जैसे अगर अभी आजकल की जो बैटरी वाली कारें आ रही हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो बैटरी होगा वो नीचे उसके बेस पे बिछाया जाएगा ताकि वो धरती से जितना हो सके नजदीक रहे, ताकि गुरुत्व केंद्र उतनी अच्छा बना रहे। गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, दूसरा शर्त ये। ठीक है, यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर दैनिक जीवन में संतुलन का उदाहरण देखें, जैसे प्रसिद्ध पीसा का मीनार को झुके होने के बावजूद भी ना गिरने का कारण यही है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो रेखा है वो उसके आधार से होकर गुजरती है। या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके निर्माण में आधार को विस्तृत और अपेक्षाकृत भारी बनाया जाता है। अगर हम लोग बिल्डिंग यहाँ पे हम लोग नींव डाला जाता है तो आप देखते होंगे जमीन के नीचे नींव अच्छा खासा नीचे जाता है और यहाँ जो पिलर का या नीचे जो बेस बनाया जाता है काफी चौड़ा और बड़ा बनाया। जैसे अगर आप पुल का निर्माण देख रहे हैं, नीचे उसका जो बेस होता है वो काफी बड़ा बनाया जाता है ताकि जो उसका गुरुत्व केंद्र ज्यादा से ज्यादा धरती के नजदीक रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा नीचे रहे। ठीक है, इमारत के गुरुत्व केंद्र के आधार पर निकट रहे और यह इमारत के स्थायित्व को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। मोटर गाड़ियों के निर्माण के दौरान यह कोशिश की जाती है कि मोटर गाड़ी के गुरुत्व केंद्र आधार मध्य में और जितना हो सके संभव नीचे